जी जी अब जी तो ठीक है। तो जी जी जी। इनके इनके अनुपम भाई, ये सपना राइज बहुत बड़ी बॉडी है। ये इनके करीब 54-18 इनके अलग अलग दुकानें हैं पूरे देश में। और जी। किताब की दुकानों की बात अलग होती है। और ये इनका दिस इज द 54th एनिवर्सरी ईयर। अरे एंड वाह। दिस ये करीब करीब इनके यहाँ 60,000 पीपल कम एवरी डे टू बाय बुक्स। और क्या बात। आप तो ताल्लुक रखते हैं शिमला की वादियों से लेके और लखनऊ तक आप ताल्लुक रखते जी हैं, जी। तो किताबों का जवाब तो होता नहीं। किताब जब तक दुकान में नहीं खरीदी क्या खरीदी। तो मेरी तो अभी ये मेरी इनकी भी कहानी किताब है। आई है, तो मुझे तो मुझे किताबों पता है, को पे जाने का मुझे मेरा बड़ा शौक था। आई होप कि इन्होंने मेरी भी किताब रखी है। आई होप दे आर नॉट बायस्ड जरूर। ओनली अबाउट टू मिस्टर अमोद खान नहीं नहीं, जी। अनुपम खेर की किताब तो रखी जाएगी तो ऐसे लोग लेके चले जाएंगे। बट बहुत बहुत वंडरफुल शुक्रिया वंडरफुल। इनको। बहुत नहीं नहीं, सपना मैं सपना बहुत राइट को शुक्रिया। सपना इनको सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए। ये देखिए, आजकल के जमाने में फिजिकल बुक शॉप रखना अपने आप में बहुत हम्म। करेजियस है। जब जी। इंटरनेट है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जब लोग मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। मगर आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह की बैकग्राउंड से हम आते हैं उसमें किताबों का बहुत महत्व होता है और किताबों की दुकानों का बहुत महत्व होता है। हमारे शिमला में एक बाटिश कंपनी थी, बाटिश बुक स्टोर, माल हम्म। रोड पे था। और फिर गेटी थिएटर के पास भी एक किताब की दुकान थी। अभी मैं देहरादून गया था तो वहां अपनी लॉन्च करने गया था बुक, तो यूनिवर्सल बुक डिपो था वहां पर। तो ये किताबों की जो खुशबू है, आपकी किताब में जी। हाथ में लेके घूम रहा हूँ, ये बहुत अच्छा, किताब खूबसूरत आपके पास है? अच्छा। किताब मेरे पास है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दो चार सवाल जो पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने तो बहुत सोशल काम भी, आप इतने प्रयास के साथ इतना काम कर रहे हैं, इतना वक्त क्यों लगा आपको किताब लिखने में? नहीं, असल में ये किताब अनुपम भाई आप पढ़ेंगे, अदर्स आल्सो हु रीड द बुक। नहीं, आपने तो डायरी वारी तो इसमें बहुत दिनों से, डायरी वारी तो आपने मेंटेन करके रखी थी अपने काम की, अपने चीजों की, मगर इसको पब्लिश करने में आप ब्लूम्सबरी का वेट कर रहे थे बेसिकली। नहीं नहीं, असल में ऐसा हुआ कि कोई 12-13 साल पहले जब मैं डीजी पुलिस था अरुणाचल प्रदेश का, जी तो उस समय एक तो मुझे मौका मिला, चूंकि वहां पे काम तो था। मैं अरुणाचल बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सुंदर है, मैं घूमता रहा। लेकिन जी वहां थोड़ा मौका मिला कि जो मेरी डायरीज थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो इतने सारे हमारे साथ हादसे होते रहे, कहानियां बनती रहीं, जी उनको मैंने लिखा, वहां पे लिखा। उसके पहले जी। मैं सोचता था अनुपम भाई कि आई मीन आई वुड प्रेफर टू बी ए परफॉर्मर एन एक्टर देन टू बी ए नरेटर एंड ऑथर लाइक यू नाउ। दैट्स अ गुड वन। आप तो एक्टर ही है। तो मैंने भी फैसला किया कि शायद एक्टिंग एक्टिविटी ज्यादा अच्छी है बनस्पत इसकी किताब लिखो। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे ना, ऐसे मामले थे। आपने देखा है कि वो अभी ये पहली वॉल्यूम हमारी है, ब्लूम्सबरी ने 3 वॉल्यूम में उनको मेरी मेमोइर्स को छापना है। तो जी ये जी जी। पहली वॉल्यूम है जो 1980s का है। जो आपको हाँ, मालूम है कि भारतवर्ष का बहुत भयानक दशक था, वो बहुत भयानक। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि लोगों को जानना चाहिए। अब मुझे लगा कि लोगों को जानना चाहिए कि पुलिस में जो हादसे होते रहते हैं, जिन वायलेंस को हम देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, या बड़े बड़े केसेस होते हैं, राजीव गांधी केस, इंदिरा गांधी केस, ये तमाम चीजों में किस ढंग की बातें होती हैं, लोगों को जानना जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला किया कि भाई किताब आप रिलीज कर दो लिख करके। ये हमारा फैसला हुआ, लेट ही सही लेकिन। आपने इसका नाम एक देखिए, बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ने वाले होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरी उत्सुकताएं जो हैं, जो मेरी जो क्यूरोसिटी है, वो एज एज ए नॉर्मल पर्सन है। मैं इसमें अपना ज्यादा इंटेलिजेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मुझे सब कुछ पता है। मैं हम्म। बिल्कुल जिस तरह से मेरे मन में सवालात आ रहे हैं, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। ये इसका नाम आपने कब डिसाइड किया? किताब लिखने से पहले, किताब के बीच के दौरान, या किताब जब कंप्लीट हो गई, या इसके अलग अलग क्या क्या नाम थे? आई विल बी वेरी क्यूरियस टू नो दैट। ये खाकी एंड डस्ट स्टॉर्म, पुलिस खाकी डायरीज इंडस्ट्री। बुक 1, तो ये कहाँ जी। से आपको नाम मिला? देखिए, जब ये मैंने जैसा बताया आपको कि पहले तो इसकी जितने डॉक्यूमेंट थे मैंने लिख दिया। मतलब कि चूंकि मेरे पास मेरी आदत है
कि बड़ी से बड़ी घटना अगर होती रही तो मैं उसको लिखता हूँ। मतलब जैसे रात में अगर 1 बजे रात में 1984 राइट्स में वो तमाम लोग शायद अपने घर में चले जाते होंगे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं सारे हादसे सारे घटनाओं के बाद मैं दफ्तर बैठ जाऊंगा, लिख दूंगा थोड़ा बहुत। तो वो तमाम बातें लिखी गई। तो अलग अलग स्टेजेस में हुआ। तो जब ये लिख पढ़ के तैयार हो गया, किताब तैयार हो गई, तो उसके बाद फिर जब ब्लूम्सबरी में जब छापने की बात उठी तो कुछ दोस्तों से बातचीत थी, तो खाकी तो आना था। जो पुलिस वाले किताब लिखे तो खाकी तो उसमें आना था। अब खाकी भी आपसे मैं पूछूंगा, आप बेहतर जानते हैं खाकी ये शब्द आया कहाँ से। किसी ने कहा खाक है खाकी तुम्हारी। अब बताइए, एक तो खाक हो गया खाकी, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म की बात किसी ने यूं ही कहा कि भाई क्या लगता है ये तमाम घटनाएं, ये तमाम हादसे, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इससे क्या तस्वीर उभरती है। मुझे बड़ा बहुत हेजी हेजी लगता है, जैसे तूफान चल रहा हो चारों तरफ, अंधड़ हो। तो ये आंधी और तूफान के बीच में जो घटनाओं का चक्र था, इसलिए मुझे भी लगा कि भाई ये डस्ट स्टॉर्म एक सही शब्द है उन तमाम बातों को जाहिर करने के लिए, ऐसा लगा हमें। तो पता नहीं बहुत आपको अच्छा। पसंद आया कि नहीं टाइटल। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आई 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 लाइक इट, आई लाइक इट। और जिस तरह से आपने अभी इसको, इसका जो बखान किया है इसके कि क्यों ऐसा आपने रखा, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज मेरे लिए वो किताब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था योर बेस्ट डेज टुडे, तो हम्म मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूं। मैंने तो कोविड के बारे में लिखी थी किताब की, कोविड में क्या हुआ वगैरह वगैरह। फिर मुझे कि क्या इसका नाम रखा जाए। तो मुझे याद आया हम्म जब मेरी मदर, जब हम छोटे थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमको स्कूल के गेट तक छोड़ने जाती थी। अब वो गरीब थे हम, तो उसके पास और तो कुछ देने को था नहीं सिवाय ये कि एक हमको एक अच्छी बात बोल जाए। तो वो कश्मीरी में बोलती थी चोन अजुक दोचू सारनिक हो जान, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कि योर बेस्ट डेज टुडे। तो अच्छा। हम इस थॉट से जाते थे कि माँ ने बोल दिया आज बेस्ट डे है, अब हम पढ़ाई में अच्छे ना हो चलेगा, अगर हम खेलकूद में अच्छे ना हो चलेगा। तो इसलिए कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैं पढ़ रहा था इसकी आपकी डिटेल्स के बारे में, प्रोलॉग वगैरह में, कि इसका थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा आपने डिस्क्राइब किया कि आपके एक स्टडी है और आपका एक लाउंज होता है। आप हर घर में अपना एक लाउंज जरूर बनाते हैं। अब वो लाउंज को डिस्क्राइब करिए आप, कि उसमें लाउंज में और ड्राइंग रूम में अलग है, स्टडी अलग है, और लाउंज क्या है आपका, वो थोड़ा डिस्क्राइब करिए आपके घर में। नहीं, वो घर घर छोटा सा है, फ्लैट है हमारा। उस फ्लैट में मैं, मेरी पत्नी जी रेखा जी और जी मेरा जी। बेटा है, इंजीनियर है, हम लोग साथ ही हम्म, रहते हैं। तो इसमें फिर जी। ये लाउंज ठीक हमारे किचन के सामने है, जहाँ पे आप जब हम्म, चाहो खाते पीते रहो, काम भी करते रहो, परिवार के साथ भी रहो। तो वो हम्म, लाउंज जो फॉर्मल बैठने वाली जो ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं, उससे एकदम अलग है, और हमारे बेडरूम से भी नजदीक है, किचन के सामने है। खाने पीने का शौक मुझे बहुत है, तो वो सामने में है। तो उसमें एक पारिवारिक माहौल रहता है, और आप काम भी कर सकते हो। तो इसलिए उस लाउंज को हमने यूज किया। सुबह भी जैसे मैं टहलने जाता हूँ, मैंने लिखा हम्म। है नेहरू पार्क, है ना, आपने देखा होगा नेहरू पार्क दिल्ली में, जी 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 जी, वो एकदम आपने शहर के पुलिया बीच में। पुलिया भी डिस्क्राइब की है, जो एक छोटा सा ब्रिज है उधर। पुलिया भी डिस्क्राइब की है। वो जी जी जी। बाजाबता, तो वहां से लौट के आए तो वहीं बैठ गए, कुछ गपशप किया, कुछ काम वाम किया। तो इस ढंग से वो लाउंज, तो ये छोटा जो सा घर है, लाउंज का फ्लैट। डिसीजन, घर में जो लाउंज का डिसीजन था, वो आपका था या रेखा जी का था? नहीं नहीं, वो तो रेखा जी का ही पूरी तरह से, वो तो उनका ही जो जोरदार कंट्रोल है, आपको मालूम ही है उनका जी बहुत जी जी। जोरदार जोरदार कंट्रोल है। वही फैसला करती है घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ सारी तैयारी, सारा माहौल, उसका, उसके डिसिप्लिन, वो सभी मेरी पत्नी ही उसके लिए है, वो सारा काम और देखती है। इस किताब की बीज थी वो एक आर्टिकल जो आपने एक मैगजीन में छपा था आपका, जिसमें आपको सरप्राइज हुए कि आप आपकी पुलिस जीवनी की एक इतनी सारी जानकारी एक राइटर, एक जर्नलिस्ट को कैसे है। एंड वो बड़ा अच्छा फिर आपने डिस्क्राइब किया कि आपने अपने असिस्टेंट को बोला और उसका फोन नंबर पता करा। और सो इज दैट द बीज ऑफ दिस बुक, वो आर्टिकल? हाँ, ऐसा है कि जब ये मैंने अपनी जितनी कहानियां हैं बहुत सारी, चूंकि ये जैसा आपको मैंने कहा कि ये 10 साल की कहानी है। 1980 से शुरुआत अगर आप देखें तो 1980 से लेके 1984 तक का जो पीरियड था, लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि 1984 का जो प्रोग्राम, मैं उसको प्रोग्राम कहता हूँ, दंगा नहीं था। ये एक ढंग से एक कम्युनिटी को, उनको पूरी तरह से मारने की कोशिश की गई। 3000 सिख हमारे भाई मर गए। तो उसमें उसके पीछे एक कहानी थी, जो जिसमें बहुत सारे वायलेंस हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको मालूम है,
हो गया। जी दिल्ली करीब करीब पंजाब का एक हिस्सा बन चुका था, बहुत सारे असैसिनेशंस हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और मैं डिस्ट्रिक्ट डीसीपी रहा, वेस्ट दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का, साउथ दिल्ली का। तो ये घटनाओं का चक्र चल रहा था। 1984 का दंगा अचानक अपने आप में नहीं आया। ये सही है कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और उसके बाद दंगा हुआ, दंगे के बाद एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए। तो उसके बाद ये जो सारा सिलसिला था, ये सारा सिलसिला जो है एक दूसरे के बाद होता चला गया। और उसके बाद तो इसीलिए उसको हमने, आपने कुछ सवाल पूछा था, फिर बताएं क्या पूछा था आप, मैं भूल गया। नहीं, मैंने पूछा था कि क्या ये बीज, जो वो आर्टिकल आपने पढ़ा था एक मैगजीन में, क्या किताब का बीज वहां से आया था? नहीं नहीं, हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि ये जो 1980 की पूरी कहानी है, यानी 1991 राजीव गांधी की हत्या तक, तो ये जो 10 साल की कहानी है, ये मेरे मन में लगातार ये बात थी कि ये बहुत ही वायलेंट डिकेट था। अगर आप उठा के आज से देखें, 50 साल हो गए, ये 50 वर्षों में ये जो 10 साल था, इससे अधिक भयानक, इससे अधिक खून खराबा, इससे अधिक केसेस, इससे अधिक बॉम्ब नहीं, ब्लास्ट सही कभी नहीं। बात है। आप सही जानते हैं इस चीज को। तो इसमें बहुत सारी बातें हुई, शायद कश्मीर में भी कुछ हुआ होगा इसी के आसपास। तो ये जो है, एक कुछ लोग ऐसे थे, एक जर्नलिस्ट की थी जो कि फिक्टिशियस है, वो वही पर्टिकुलर जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस दशक की कहानी को ध्यान से पढ़ना चाहते थे और जानना चाहते थे। फिर उनको ये लगा कि इस दशक में मैंने बहुत काम किया, मेरी चर्चा हुई, केसेस की चर्चा हुई। तो फिर मैंने, उन लोगों ने कहा कि आप इस दशक के बारे में जो रिसर्च हमने किया, तो आपको पाया और आपकी घटनाओं को, आपके काम को पाया। तो मैंने भी उसको सही समझा, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ये एक इस ढंग से प्रेजेंट किया कि कोई एक पत्रकार है, एक महिला, वो उसका नाम अलग है, वो जो आराधना हुड्डीकर नाम की कोई व्यक्ति है नहीं। जी जी और जी। मैं तो उस मैगजीन को, वो एक कहानी सी बनाई कि बहुत इसमें अच्छी, हाँ। इस दशक की कहानी, इस दशक की कहानी हमने लिखी, उसको एक स्टडी के तौर पे। एक और बात अनुपम भाई बता दूं मैं, कुछ लोगों का कहना है, लॉट ऑफ पीपल हैव रेड दिस बुक नाउ, लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, लॉट ऑफ रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, दे हैव रेड द बुक। ये किताब जो है, ये मतलब इसमें वो जो सिंघम टाइप की किताब नहीं है, हालांकि घटनाएं बहुत सारे हैं, संगम किस्म की किताब नहीं है कि किसी एक हीरोइक एक्ट को आप दिखा दें। ये इस पूरे जो एक पीरियड की कहानी है, उसको एक आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। रिसेंट हिस्ट्री की कहानी लोग कम जानते हैं। जो पुरानी कहानियां हो, जैसे कि रामचंद्र गुहा कुछ लिखते हैं, या इस ढंग के लोग बहुत सारे हैं जो लिखते हैं, तो रिसेंट हिस्ट्री है। अब लोगों का ये कहना है कि जो पिछले 1984 राइट्स हो, चाहे ये घटना चक्र हो, इसका इसको एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, एक रिसर्च के समान भी इसको देखा जाएगा आगे, ऐसा लोग मानते हैं। और मेरी किताब का इसका वैल्यू शायद ये हो सकता है। मगर जो आप, मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी आप 1984 के राइट्स के बारे में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन कि जी ऐसा हुआ, एक होता है राइटर का इंटरप्रिटेशन। तो अब आप जब उस समय पुलिस ऑफिसर थे, तो आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे, आप, है ना? जी। एक जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन होता है कि यार ये गलत हो रहा है, आप राइटर को या उस पर्सनल आदमी को पुलिस ऑफिसर से कैसे सेपरेट करते हैं? एक एक और बात मैंने लिखी है इसी इसी के संदर्भ में, मैं बताना जी चाहूंगा कि एक बात मैंने लिखा है कि देखिए, किसी व्यक्ति के की पूरी जो उसकी एक हैसियत, हस्ती या उसकी पर्सनालिटी है, उसको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे 1988 में प्रयास मैंने शुरू किया, 32 साल हो गए। 20 साल के इस पीरियड में प्रयास बढ़ता गया। अभी प्रयास में कोई 700 एम्प्लॉय हैं, 200 शाखाएं हैं, 9 प्रदेशों में हम काम करते हैं। अभी कश्मीर में हमारा सेंटर चल रहा है। तो ये इस व्यक्ति को जो एक सोशल वर्कर के तौर पे सामने आया, या पुलिस ऑफिसर के तौर पे था, उसको आप अलग तो नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आप 84 एक्ट की बात कह रहे हैं, 1984 एक्ट में जो मेरी, जिस ढंग से मैंने सोचा, जो मैंने महसूस किया उसके आसपास, सेंट्रल दिल्ली दिल्ली का सबसे सेंसिटिव इलाका है। उस समय दिल्ली में सिर्फ 6 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और बहुत सेंसिटिव था। और इसमें दिन रात हम लोगों ने काम किया, कोशिश किया। और लोग कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई या नानावती कमीशन आया, उनका ये कहना है कि सेंट्रल दिल्ली में सबसे अधिक प्रोटेक्शन दिया गया। और आपको शायद पता होगा कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, जो शायद एक अजीब सी बात थी। एक तरफ सारे पुलिस
की इतनी बदनामी भी हुई, उसमें एक पुलिस ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड मिला। मेरे साथ एक आर्मी का ऑफिसर था जो वहीं मर गया, मेरे गोद में मर गया एक्चुअली। मैं उसको लेके जा रहा था हॉस्पिटल, उसका डेथ हो गया, उसको गोली लग गई। तो वो भी घटना है। तो ये सारी जो घटनाएं हुई, उनको जब मैंने एक व्यक्ति के तौर पे सोचा, तो मेरे दिल में एक वैसी ही एक आग लगी, एक आग जली जैसे शायद उन लोगों को लगा होगा, क्योंकि बहुत करीब से देखा मैंने। तो मैं थोड़ा बहुत ये सोचता हूँ, या तब भी सोच रहा था कि 1984 राइट्स के लोगों पे जो कुछ गुजरा, उसको एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी मैंने सोचा और समझा और महसूस किया, एक व्यक्ति की हैसियत से भी। और मैंने लिखा है कि शायद मैं वो नहीं रहा जो मैं था। यानी 31 अक्टूबर से लेके और 5 नवंबर तक की जो कहानी थी, वो इतनी भयावह थी, और इस ढंग से मैंने उसको झेला और महसूस किया कि आई वॉजंट द सेम आमोद कंठ प्रोबेबली 5 days later. That is what I have written, that is what I have felt. आई एम श्योर बिकॉज आप तो बिल्कुल उसमें थे, गढ़ में थे आप तो। इस 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो हुआ, अब मैं तो बॉम्बे में, मेरा नया मेरी पहली फिल्म सारांश उस समय रिलीज हुई थी मई में, जून में। तो मैं नया फिल्मों में आया था, और मुझे याद है मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था जब 31 अक्टूबर को मिसेस गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो you are a very decorated police officer, great social worker now doing such a work. How do you separate the writer? आप एलियनेट करके देखते हो, या अलग करके देखते हो, या इमोशनली लिखते हो? बिकॉज आजकल तो हर किताब पे फिल्म बनना चाहती है। तो जहन में आपके मैं बाद में पूछूंगा आप एक सवाल जो मेरे जहन में है, मगर when you write, do you visualize it and write it, or do you write the facts first? How do you write? What is the process that you have chosen to write? मेरा प्रोसेस यही रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने एक डिस्क्लेमर दिया करीब करीब कि मैं ऑथर नहीं हूँ, लेकिन बन गया वो गलती तो से। 100%, मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ऑथर नहीं हूँ। तो वो लेकिन ये चीज है कि आप जब किसी किसी सिचुएशन को आप नरेट कर रहे हैं, और आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, और अगर आप एक संजीदगी रखते हैं, या आप वैसे आदमी हैं बुनियादी तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशनली आप फील करते हैं, या आप समझते हैं कि आपका एक रोल और भी है, एक एक पुलिस ऑफिसर के अलावा आपका एक सेंसिटिव रोल भी हो सकता है, तो फिर उस दृष्टिकोण से आप देखते हैं। और मैंने देखा, मैंने इन तमाम घटनाओं को एक अलग से भी देखने की कोशिश की। हालांकि वैसे आप जानते हैं कि जैसा किसी ने, टीएस इलियट ने शायद कहा होगा कि the man who creates, the man who suffers and the artist who creates have to be different. दोनों को अलग करने की जरूरत होती है शायद एक अच्छे क्रिएशन के लिए, जो आप बेहतर जानते हैं। मतलब अनुपम खेर से ज्यादा सेंसिटिव स्टार एक्टर बहुत कम है इस कंट्री में, और आपने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को, पता नहीं आपने कैसे सोचा। बल्कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जब आप ऐसे ऐसे सारांश से स्टार्ट करके यहाँ तक चले आए, एकदम अलग अलग कैरेक्टर्स को आप पोर्ट्रे करते हैं, तो आप क्या फील करते हो जैसे पोर्ट्रे करते हो? एक सेंटेंस बता दो। नहीं देखिए, दो चीजें। मैं अभी इस समय एक्टिंग स्कूल में बैठा हूँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मैं सुबह ही पढ़ा रहा था आज, मतलब सुबह ही क्लास ले रहा था। तो मैं उनसे कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि जब आप कोई इमोशन पोर्ट्रे करें तो आप जब महसूस कर रहे हैं तभी वो एक्टिंग अच्छी होगी। ऐसा बहुत बार होता है कि आप महसूस नहीं कर रहे हैं मगर एक क्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किताब में भी, आपकी जो किताब है, एक तो इसमें सच है, आपकी जीवनी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और एक इसमें क्राफ्ट है। जरूरी नहीं कि जो अच्छा सुनाने वाला, किस्सा सुनाने वाला अच्छा राइटर हो, ये सब है। तो दैट इज वाई मैं इमोशंस जब पोर्ट्रे करता हूँ, मुझे लगता है मेरा जॉब है, मुझे इसको करना अच्छा है। पर जब मैं ये किताब लिख रहा था, ये मैंने किताब अपने सामने रखी है, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं तो इसको डिक्टाफोन पे लिखता था, डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करता था, और फिर मैं इसको ट्रांसक्राइब करवाता था, फिर बैठ के मैं इसको लिखता था। मगर इसमें क्राफ्ट भी जरूरत है, जो आई एम श्योर आपके एडिटर्स ने इसको इस्तेमाल किया होगा इसी। तो वो सब चीजें जोड़ के जब आपने किताब पढ़ी, आपको क्या फीलिंग आई एज ए राइटर और एज ए पर्सन जिसके बारे में किताब है? What did you feel when you got the baby in your hand? It's like a baby. ऐसा है कि I know it's like a baby and it becomes a work. आपने जब क्रिएट ही कर दिया, और मतलब जिंदगी को जीना, सिचुएशंस को झेलना, और उसके बारे में लिखना, और लिख के ऐसा लिखना कि दूसरे उसको पढ़ें और समझें और उनको अच्छा लगे, तो ये अलग अलग बातें हैं, एकदम अलग अलग बातें हैं। तो जब ये किताब आई
तो कुछ ऐसे चीजें थी किताब में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे सर्टेन पार्ट्स ऑफ बुक वेयर आई एम वेरी वेरी फैक्चुअल, एब्सोल्युटली फैक्चुअल, आप पढ़ के देखेंगे उस ढंग की फैक्ट वाली किताब बहुत कम होती है। लोग जो है उसको कहीं ना कहीं से पिक्चराइज करते हैं या एक उसको फिक्शनलाइज करते हैं या पूरे फैक्ट्स को नहीं डालते हैं। मेरे मन में ये बात थी कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन जैसे राजीव गांधी केस का इन्वेस्टिगेशन है या ललित मार्किन केस, वैद्या केस का इन्वेस्टिगेशन है, 84 एक्ट की कहानियां है, तो इसके अंदर जैसे जैसे जो कुछ गुजरा मैंने कोशिश किया है कि वो मैक्सिमम वैसे ही उसको डालें। हमने डाल दिया, ये सोचते हुए डाला अनुपम भाई, ये सोचते हुए डाला कि शायद लोग इसको सोचेंगे कि बड़ा बोझिल है, बड़ा बेकार है, क्यों इसने इतनी सारी बातें लिख दी। लेकिन अब मुझे लग रहा है जब लोग बहुत सारी कहानियां इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लोग रिव्यू कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लिखा, अमेजोन में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू इस किताब के ऊपर है, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। उनको वही बातें पसंद आई जो मुझे शायद लग रहा था कि पता नहीं कैसे। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? जी हाँ, क्योंकि ऑफकोर्स ऑफकोर्स। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, जो एक बात कही जाती है वो शायद सामने आ गई कि सच्चाई अगर आप पेश कर दें और थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल ढंग से पेश कर दें तो लोग उसको पसंद करते हैं, लोगों को सही लगता है, क्योंकि ऐसे सच्चाई लोग देखते नहीं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जो इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, नमस्कार। मैं उनको सॉरी, उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो बहुत सारे लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं जय श्री राम, कुछ लोग बोल रहे हैं करेजियस, कुछ लोग बोल रहे हैं फैंटास्टिक, हेलो सर। मैं उनको बता दूं कि मैं अमोद कांत जी से बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है, और ये डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर का पहला दशक है, जिसका नाम है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म। और ये इनके जीवन की पहले 10 साल की कहानी है, जिसमें कम्युनल कलर्स एंड पॉलिटिकल असैसिनेशन 1981 टू 1991 हुई। तो ताकि इनको ये जो मनोज और ये कमलेश और ये जो बाकी लोग जुड़ रहे हैं, इनको जरा हम थोड़ा सा बता दें कि हम कौन हैं और क्या बात कर रहे हैं, किसके सिलसिले में बात कर रहे हैं। Where were you when you got to know about the assassination of Mrs. Gandhi? उस समय आप फिजिकली कहाँ थे? Actually, that is something very, very interesting. See, I was living in central Delhi. You might have seen Daryaganj. In जी Daryaganj, जी there ऑफ is a कोर्स। police station. बहुत पुरानी police station है Daryaganj की, one of the हाँ जी जी, oldest मैं in Delhi. जी 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 जी। Next to Daryaganj police station was the office of Deputy Commissioner of Police, which was my office. I was Deputy Commissioner of Police of Central Delhi with office in Daryaganj. और ठीक उसके पीछे बहुत पुराना मकान है, बहुत पुराना, वो मतलब एक बंगलो है, जो कि यहाँ दिल्ली का एसपी होता था सिर्फ एक, और वहां से लेके सिविल लाइंस तक डिप्टी कमिश्नर होता था, वही शहर की हद थी। तो वहीं मैं रहता था, और मैं सुबह सुबह 9:30 पे सुबह को निकला, वर्दी में था, और वो जो है मेरी पत्नी ने मुझे गेट तक छोड़ा। जैसे आपकी माँ की बड़ी अच्छी आपने कहानी कही कि वो जैसे कुछ कहती थी, तो मैं जी जब निकल रहा था तो पैदल ही जाना था, ठीक सामने में ऑफिस था हमारा। जब मैं गेट पे खड़ा था तभी एक वायरलेस ऑपरेटर, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम का एक ऑपरेटर था, मेरे लिए काम करता था, वो भागता हुआ आया। उसने कहा कि मैडम को किसी ने गोली मार दी। तो ये बात सुन के मेरे मन में, मैं तुरंत समझ गया कि ये इंदिरा गांधी को किसी ने गोली मारी। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। मेरी वाइफ ने भी कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा किसी पुलिस वाले ने ऐसा, मैंने कुछ सवाल किया इस ढंग का, क्योंकि ओह माय मुझे गॉड। क्यों ये फीलिंग, ये क्यों मुझे फील, मैंने किताब में लिखा है ये बात, और ये अब मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ ज्यादा, लेकिन है। तो उसके बाद फिर मैं चला गया, ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने के बाद जितने तमाम लोग संभव हैं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया गया था, आपको मालूम है इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो शामों शाम तक डिक्लेयर नहीं किया गया था। नहीं सर, हाँ। तो बीबीसी ने सबसे पहले कुछ उसको डिक्लेयर करना शुरू किया। और हमारे इलाके में ही बहादुर शाह जफर मार्ग भी है, जो कि जी यहाँ का सारे मीडिया के लोग वहीं होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सब कुछ वहीं। वहां पे भी कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि चर्चा शुरू हो गई थी इंदिरा गांधी को किसने गोली मारी। और तो उसके बाद हमने तमाम ऑफिसर्स को, लोगों को इकट्ठा किया, सिविल डिफेंस को, होम गार्ड को इकट्ठा किया, और हमने तैयारी की। मतलब जिस ढंग से एक सिविल राइट में सिचुएशन में किसी को तैयार करना चाहिए, और यही कारण शायद था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम कंट्रोल कर पाए। तो वो मेरा रिस्पॉन्स पहला था। जी। एक तो हत्या की बात हुई थी, मगर ये राइट्स होने शुरू हुए, इसमें हत्या की खबर से बाद में राइट का एहसास आपको कब होना शुरू हो गया? ये शाम में ही, उस शाम में ही लोगों में कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में हलचल शुरू हो गई।
और वैसे तो पुलिस कंट्रोल रूम पूरे दिल्ली का एक होता है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट का भी कंट्रोल रूम होता है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ इलाके जहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन था, वहां पे मतलब एक हलचल शुरू हुई, लेकिन दंगे ऐसे शुरू नहीं हुए थे। शाम होते होते फिर एक एक बड़ी जानने वाली बात है कि लोग अफवाह उड़ाते हैं। जैसे मुझे याद है कि करीब 11, साढ़े 11, 12 बज गए और किसी ने हल्ला मचाया कि भाई ये तो सरदार हैं, ये लोग जो है कहीं पे पानी में जहर डाल रहे हैं, जैसे होते नहीं, टैंक्स में जहर डाल रहे हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो मेरे हिसाब से ये अफवाह थी। बल्कि मैंने कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन किया 12 बजे रात में कि भाई देखिए, जिनके जिनके चार्ज में तमाम पानी का इंतजाम दिल्ली का है, मैंने कहा कि इस ढंग की बात है। तो राइट्स वगैरह, लेकिन उसके बाद सुबह होते होते अर्ली इन द मॉर्निंग ये दंगे शुरू हो गए, और उसके बाद हर जगह ही शुरू हो गए। मतलब अगर आप किताब को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने दर्जनों जगह को डिस्क्राइब किया। और इत्तेफाक से जो एक बहुत खतरनाक जगह थी जिसका इस्तेमाल लोगों ने किया, आपको पता है कि सिख भाइयों को गले में टायर लगा के टायर जला डाल। दिया गया, जो बहुत ही गंदी चीज थी, बहुत भयानक चीज थी। जो सबसे बड़ा दिल्ली का टायर का मार्ट था, मैं वहां पहुंच गया, वो फिल्मिस्तान के पास है। फिल्मिस्तान आपने नाम सुना होगा। तो वहां पे है टायर का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत टायर वहां होती है, पुराने टायर रद्दो बदल होते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। मैं वहां पहुंचा, मैं वहां था, और वहां काफी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन हम लोगों ने एक भी अलाउ नहीं किया किसी को कि वहां पे किसी पे आघात हो या कोई मारा जाए या टायर वायर का इस्तेमाल हो। तो इत्तेफाक से मैं घूमता रहा और हम लोग कंट्रोल करते रहे, लेकिन ये तो फिर शुरू ही हो गया, फिर ये चलता रहा बहुत जोर शोर से। हाँ, किताब का जिक्र आपने अपनी हेल्पलेसनेस की किताब का जिक्र किया, हेल्पलेसनेस जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। हैव यू रिटन अबाउट दैट? ऐसा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक घटना है जो काफी चर्चित घटना हुई, जो खास एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कहें चाहे जो भी कहें आप, क्योंकि छोटे बड़े क्राउड इकट्ठे हो रहे थे दिल्ली में हर जगह, और फिर हम लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बचाव हुआ। मेरे यहाँ 3,000 सिखों में सेंट्रल दिल्ली इतना खतरनाक होने के बावजूद मुश्किल से 40 लोगों की मौत हुई। उसमें कुछ लोगों के डेड बॉडीज वहां डाल दिए गए, और उसमें हिंदू और सिख करीब करीब बराबर थे, दोनों को इंजरीज बराबर हुई। इसका कारण ये था कि हम लोगों ने फायरिंग भी की, बहुत सारी चीजें हुई। तो वहां पे जो मतलब जो हमने इस किताब में, क्या सवाल पूछ रहे थे आप, फिर से बताएं एक बार। नहीं, मैं कह रहा था कि आप आपने अपने हेल्पलेसनेस का जिक्र किया है कि बिकॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे ये राइट्स, लोगों को बोल दिया गया था कि कुछ नहीं करना है, ऐसा जो मैंने सुना है। आई एम नॉट जहाँ जाने, ऐसा है कि इसमें मैंने बताया एक सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली यानी करोल बाग का इलाका है जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट अब भी है, पहले तो था ही, अब भी है वो। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में सिखों की दुकानें थी, और उसके आसपास बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिन लोगों ने दंगे में काफी पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने दंगा रोका वहां पे। वहां एक एसएचओ था, वो नहीं रहे, रणवीर सिंह, उसने काफी जोर शोर से रोका। उसके बाद हम लोगों ने अरेस्ट किया लोगों को, हमने को 1,000 लोगों को अरेस्ट किया था उस जमाने में, राइट्स के दौरान। और फिर सामान रिकवर किया हम लोगों के घरों से, जो लोग लूट के ले गए थे अपने घर। जब वो सामान रिकवर करके लाए और लोगों को गिरफ्तार किया, तो उस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो अब नहीं रहे, वो वहां आए अपने काफी समर्थकों के साथ, और उन्होंने काफी एक बहस शुरू की। और ऐसा इत्तेफाक है कि ये जो एक, अब उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहें चाहे जो भी कहें आप, उस पर काफी बहस हुई, काफी झगड़ा हुआ, और उसने काफी परेशान किया, मुझे परेशान किया। उसके बाद फिर इसकी चर्चा बल्कि ये किताबों में की गई है, और फिर नानावती कमीशन में भी इसकी चर्चा हुई। और ये भी सही है कि इस काम के लिए जो उन्होंने किया, जिस ढंग से रोक, हम लोगों को रोकने की कोशिश की, लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, ये बात उस समय जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके नोटिस में बात आई, और फिर उनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा, ये भी बात हुई। और इस ढंग की घटनाएं जो हैं छोटे बड़े पैमाने में दिल्ली में बहुत जगह हुई, क्योंकि ये एक ढंग का इमोशनल आउटबर्स्ट भी था, और जो लोकल लीडर्स थे या और लीडर्स थे, वो लोग कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा हुए, जो सबको, जिसकी चर्चा काफी होती रही है, बहुत सारे केस रजिस्टर हुए, बहुत सारे एक्शन लिए गए। तो ये हुआ। अब उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप कहें या आप ये कहें कि मॉब्स को लोगों ने लीड भी कर दिया, कहीं प्रोवोकेशन भी हुआ, भाई
जाहिर है कि जब अटैक हो रहा है कम्युनिटी के ऊपर, तो कुछ उसके लीडर्स भी हैं, कुछ लॉलेस लोग भी हैं, कुछ बिना लीडर के क्राउड्स भी हैं। वो तमाम चीजों का एक सिलसिला था वहां पे। जी। मैं हमेशा ही जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पुलिस फोर्स में होते हैं, और जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोग हीरोइक तरीके से मशहूर होते हैं, जैसे आप। व्हाट डू यू थिंक इज योर reason for you being the decorated police officer? What was it? Was it courage? What was it, on the spot decision? What made you separate from other police officers? देखिए, आपने जो हीरोइक पुलिसिंग की बात की, मैंने इसकी चर्चा लिखी भी है किताब में। मैंने कहा है कि मैं बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूँ हीरोइक पुलिसिंग का। इत्तेफाक की बात है कि किसी घटना चक्र में एक इनकाउंटर हुआ, जैसे जिस इनकाउंटर में मुझे मतलब जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसमें 9 लोगों को गोली लगी, एक आर्मी का ऑफिसर मारा गया, 4 आदमी बच गए, 5 आदमी की मौत हो गई। तो वो एक घटना थी जहां मैं था, और मैं उस स्पॉट पे था, और आर्मी के लोग भी साथ थे। और जब फायरिंग वायरिंग चल रही थी, और मेरे बगल में वो आर्मी का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था, तो मैंने उसको उठाया, पुल किया, ऊपर ले गए, क्योंकि एक ऐसी जगह थी जहां पे ऊपर जाने की जरूरत थी। हम लोग ऊपर गए, उसको लिया, उठाया मैंने। इत्तेफाक से पुलिस के लोग नहीं थे वहां पे। और फिर उनको लेकर के मैं गया LNJP हॉस्पिटल, और करीब करीब उसकी मेरे केस में ही मौत हो गई। तो एक घटना बन गई। मेरा ये कहना है कि इनकाउंटर्स की बात मैंने किया है, और मैं करता रहूंगा लगातार, कि इनकाउंटर्स अक्सर फॉल्स होते हैं। अक्सर मतलब कि अगर आप 100 इनकाउंटर हो रहे हैं, तो आपको मालूम है बहुत इसकी शिकायत भी हो रही है। इनकाउंटर क्रिएट नहीं किया सकते, इनकाउंटर हाँ, अब आ रही है, बीच में चली गई थी, बट अब एनकाउंटर जी। क्या कह रहे थे आप? एनकाउंटर क्या? मैं कह रहा था कि ये जो बहुत लोगों को कहा जाता है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत लोगों को कहा जाता है कि इन्होंने 56 इनकाउंटर कर दिया, आपको बहुत सारी कहानियां मालूम। मैं सिर्फ न तो उसका हिमायती हूँ, बल्कि मैं उसके खिलाफ। चूंकि इस ढंग के इनकाउंटर, जैसे अभी देश के अलग अलग हिस्सों में, मैं बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, एक जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर रहा हूँ। लेकिन ये सही है कि अब जैसे आपने किसी को गिरफ्तार किया, आप कहीं लेके जा रहे हैं, और उसकी मौत हो जाती है ऐसे संदिग्ध हालातों में, कि उसकी मौत जो है, ऐसा लगता है कि मार दिया गया उसको, ये तो मर्डर है। मैं मानता हूं ऐसे इनकाउंटर्स। लेकिन अगर एक नेचुरल और जेन्युइन इनकाउंटर होते हैं, और जहां की आपका सामना हो जा रहा है, चाहे वो बहुत पावरफुल गैंग्स हो, या फिर टेररिस्ट हो, या ऐसे लोग हों, तो फिर वो तो बहुत एक साहस की चीज होती है, और उसको डेकोरेट भी करना चाहिए, उसको ऑनर भी करना चाहिए। लेकिन एक फॉल्स इनकाउंटर्स एक बहुत गलत चीज है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो इसलिए जो हमारे जो मेरे मेरी मेरे विचार में जो सही पुलिस है, वो अलग ढंग की पुलिस है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग की बात मैं इस किताब में कर रहा हूँ, कि कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है कि पूरी की पूरी पुलिस एक सर्विस के तौर पे सामने आए, न कि एक फोर्स के तौर पे। पूरी की पूरी पुलिस जो है, एक डेमोक्रेटिक पुलिसिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने इस किताब में चर्चा की है, अनुपम भाई, आप देखेंगे, मैंने कहा है कि हमारी जो इंडियन पुलिस एक्ट है, वो 1861 की। 1861 का मतलब है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही विद्रोह 1857, उसका ये डायरेक्ट आउटकम था। ये इसलिए था कि अंग्रेज हमको कंट्रोल कर सकें, सब्जुगेट कर सकें। इसलिए नहीं था कि भारतवर्ष में आप ऐसी पुलिस की बुनियाद डालें जो लोगों को की मदद करे, गरीब, बच्चे, बेसहारा, बुजुर्ग, या कम्युनिटी में जो ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता की आवश्यकता है। तो ये मेरी समझ है पुलिस के बारे में। देखिए, आजकल हर किताब पर, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन, आजकल हर किताब पे एक फिल्म बनने की बात चलती है। आजकल एक्विजिशंस हैं कि इस किताब के राइट्स ले लो यार, इसके आप इसकी 100% मैं मुझे उम्मीद है कि आप इसकी फिल्म बनता देखना चाहते होंगे। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं, एक एक फिल्म बनी थी जिसमें एक चार्ल्स, अगले एपिसोड, अगले वॉल्यूम में मैं चार्ल्स सोबराज केस की बात लिखूंगा। चार्ल्स सोबराज का जो एस्केप था दिल्ली का, वो इन्वेस्टिगेशन हमारा था, चार्ल्स सोबराज केस। उसकी पूरी की पूरी जो लार्जर इन्वेस्टिगेशन मैंने ही सुपरवाइज की थी, और किया था खुद, काफी मेहनत किया था उसमें। उस पर एक फिल्म बनाई किसी ने, मैं और चार्ल्स।
एक रमन प्रवाल एक डायरेक्टर, उसने फिल्म बनाई थी। पहले वो राम गोपाल वर्मा के साथ काम करते थे। तो वो फिल्म में उन्होंने आमोद एक कैरेक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे, यानी मेरा कैरेक्टर, और एक चार्ल्स का कैरेक्टर है, वो बनी। वो एक अलग ढंग की कहानी थी। इसमें कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े केस, मतलब कि जिसपे कि साधारण फिल्म बननी मुश्किल, जैसे राजीव गांधी हत्या। अब राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन है, एक फिल्म बनी मेरे ख्याल से मैड्रास काफे या कुछ एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, लेकिन इतना मैं बड़ा आपको ये बताऊं, मैंने राजीव गांधी असैसिनेशन पे एक फिल्म बनी, तमिल फिल्म, कुत्र पत्रिके, हाँ, उसमें मैंने अच्छा, राजीव गांधी का रोल किया था। रियली? अच्छा। बहुत साल पहले की बात है। अनफॉर्चुनेटली अच्छा। राजीव गांधी फाउंडेशन डिड नॉट गिव द परमिशन, वो बहुत साल बंद रही, पता नहीं अभी हम्म। रिलीज भी हुई है कि नहीं। मगर मैंने उधर ही जाके शूटिंग की थी उसकी, तिरुवनंतपुरम में। और अच्छा। ये, हाँ, ये मैं राजीव गांधी बना था। मेरे पास तस्वीरें भी होंगी, मैं देखता हूँ कहीं निकाल के। तो बट फिर भी आप कौन चाहेंगे आपका रोल करे मौजूदा हालात के एक्टर्स में से? या आपने डिस्कशन ये तो चला होगा आपकी वाइफ बहुत, के साथ, बच्चे के साथ, कुछ लोग, ये तो बड़ा सहज सा डिस्कशन चलता है आजकल। तो आप किसको देखते हैं इस फिल्म में आपके रोल में? देखिए अभी पता नहीं, मुझे अंदाज नहीं, लेकिन पिछले फिल्म में तो आदिल ने किया था आमोद का रोल, आदिल ने किया जी था। जी लेकिन आदिल भी अच्छे एक्टर हैं और अलग अलग जी रोल जी। करते हैं। आप देखिएगा, मैं और चार्ल्स फिल्म जो है अलग किस्म की है, मैं तो देखूंगा, वो देखूंगा, पक्का देखूंगा। आप देखिएगा। जी। तो ये जो है बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि मतलब मेरा रोल आप कह रहे हैं क्या कि आमोद कंठ का रोल? हाँ हाँ, आपका ना, आप तो किसको देखते हैं? मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई कौन करेगा। डिपेंड करता है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बट ये आप जरूर मैं चाहेंगे कि इस पे कहूंगा। फिल्म बने? हाँ, नहीं, ऐसा है कि आप जब किताब को ठीक से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एकदम सच हैं। अब जैसे मैं राजीव गांधी केस की बात कह रहा था, या जेसिका लाल केस आगे बनेगी। जेसिका लाल पे एक फिल्म बनी, आपको मालूम है, हाँ हाँ। लेकिन वो बहुत ही मिसलीडिंग फिल्म थी। मतलब हम, आई एम सॉरी टू से, नहीं हमने नहीं। थोड़ा बहुत इंटरवीन किया उसमें। जेसिका लाल केस की जो सही कहानी थी, उस कहानी पे फिल्म नहीं बन पाई। अब जैसे 84 एक्ट्स के में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसमें भी इस बात की संभावना है। जनरल एस वैद्य, उनका एसेसिनेशन हुआ। ललित माकन बहुत ही पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी था वो। अर्जुन दास जो गांधी फैमिली से कनेक्टेड थे। इस ढंग से बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मतलब फिल्म बन सकती है। मेरा ये कहना, बेशक मेरी किताब पे बने, कुछ और बने, लेकिन ये घटनाएं ऐसी हैं जिसमें फिल्म बननी चाहिए, और बन के लोग देखें तो बेहतर हो। मुझसे आमतौर पे सवाल पूछा जाता है, बतौर राइटर, जो भी मैंने एक दो किताबें लिखी हैं, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। व्हाई शुड टुडेज जनरेशन रीड दिस बुक? Three reasons they have to read it. Number one, that this is part of history. This is part of history. This book is more about history of a particular period, and very authentic and correct history, neutral history, because I have not written it with any bias. और whatever I have written, each word is authenticated. इस किताब की एक एक शब्द जो है, उसके पीछे पूरी डॉक्यूमेंटेशन है और सही इंफॉर्मेशन है। एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारतवर्ष की पुलिस परंपरा है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें हम सिर्फ जानना चाहते हैं किसी के खिलाफ क्या एविडेंस है। इसको एक्यूजेटरी सिस्टम कहते हैं। इन वर्ल्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वन इज कॉल्ड एक्यूजेटरी, अदर इज कॉल्ड इंक्विजिटरी। एक में आप सिर्फ किसी के खिलाफ आप एविडेंस इकट्ठी करते हैं, ये आपका काम है पुलिस का, जो भारतवर्ष में हो रहा है। दूसरे में, इंक्विजिटरी सिस्टम में, आप सच्चाई को पता करने की कोशिश करते हैं, ट्रूथ फाइंडिंग। सच्ची बात को आप प्लेस कर दें, आगे जो कुछ हो। मेरा ये कहना है कि हमने इस किताब में सच्चाई को जानने की कोशिश की, और सच्चाई के मुताबिक सारे की सारी घटना चक्र को मैंने सामने रखा, जो लोगों का जानना बहुत जरूरी होता है। घटनाएं रिपीट होती हैं, हिस्ट्री से बड़ा गाइड कोई नहीं होता है, और ये एक हिस्टोरिकल एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आप पेश किया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, लॉयर्स हों, जजेस हों, ऐसे लोगों के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत यंगस्टर मैंने देखा कि जो हमसे बात करने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, उनमें
यूथ ज्यादा है जिनको ये किताब पसंद आ रही है। पसंद इसलिए आ रही है कि शायद तब वो पैदा नहीं हुए थे या पैदा हुए बहुत छोटे थे, उनको उसका ज्ञान नहीं था कि इस पीरियड में क्या हुआ, क्यों ये डिकेड या क्यों ये घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण है। वो समझ रहे हैं इस बात को, और उनको ये बात एक फिक्शनल या एक पुटअप स्टोरी के तौर पे नहीं डाला जा रहा है, बल्कि एकदम सच्चाई के मुताबिक डाला जा रहा है। इसलिए किताब को लोग पढ़ेंगे। जी, चलिए, मैं पढ़ रहे आपका हैं इसकी आखिरी पहली। सवाल एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। ये आप जिस हैंडल से बात कर रहे हैं सपना, इनकी हर बुक शॉप पे ये किताब अवेलेबल है। आप मैं जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग इस चैट को देख रहे हैं, वो इनके बुक स्टोर पे जाइए और ये किताब खरीदिए। अमेजोन पर भी ये किताब है, ज़रूर खरीदिए और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और आपको हमारे देश में ऐसे पुलिस ऑफिसर भी हैं जो लेखक भी बहुत अच्छे हैं, और पुलिस ऑफिसर तो अच्छे हैं और बहुत अच्छे चैरिटी करने वाले, प्रयास को चलाने वाले इंसान हैं। और देखिए उनको, उनकी किताब पढ़िए, और जब इनकी किताब खरीद लें तो फिर मेरी भी किताब पढ़ लीजिए। नहीं, आपकी तो पढ़नी जरूरी है। अनुपम भाई की किताब बहुत अच्छी किताब है, वो किताब नहीं मुझे मिल चुकी है, मैं पढ़ा हूँ। नहीं नहीं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। बड़ा अच्छा लगा। मैं दिल्ली आ रहा हूँ अभी 2-4 दिनों बाद, तो मैं आपको अलग से एक मैसेज करता हूँ और फिर हम जरूर मिलते हैं। आप आइए, मेरी किताब का लॉन्च है वहां पर दिल्ली में। आई विल लेट यू नो मैं अबाउट आऊंगा, इट। मैं आऊंगा, और ठीक आप है, भी यहाँ आए, बच्चों से मिले, प्रयास में बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, होगी। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू अनुपम जी। भाई, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक्स थैंक टू यू, ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक्स।